जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अपनी रोज रात्रि 9 बजे क्लास होती है जिसमें हम हिंदी साहित्य को पढ़ते हैं और बहुत ही मस्ती से पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप हिंदी साहित्य को पढ़ना चाहते हैं, हिंदी साहित्य को याद करना है दोस्तों, तो आप मस्ती से पढ़िए, है ना। हिंदी साहित्य को बोझ मत समझिए, मस्ती से पढ़ो, व्यवहारिक जीवन से जोड़ते जाओ, हिंदी साहित्य अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सभी लोग फटाफट से लाइव आ जाएंगे। वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। ठीक है, और दोस्तों जो भी साथी ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है सेल्फ स्टडी क्लासेस का, तो ऐप डाउनलोड जरूर कर लें। ठीक है, ऐप डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, प्ले स्टोर पे सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस, या फिर डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी है, तो आप लिंक से भी सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको टीजीटी, पीजीटी, मास्टर कार्ड, यूकेएलटी, है ना, और दोस्तों एचपी टेट के लिए पूरा हिंदी का कोर्स उपलब्ध है ना। हिंदी के कोर्स के लिए आप जरूर दोस्तों वहां पर हिंदी का कोर्स परचेस कर सकते हैं, डेमो क्लास देख सकते हैं और बहुत सारी पूरी अपनी तैयारी कर सकते हैं। और इस तैयारी के लिए आप दोस्तों पूरी ताकत लगा दो, है ना। बाद में ये अपने आप से ना बोल पाओ कि मैंने तैयारी अच्छे से नहीं की थी। इसलिए पूरी ताकत आपको तैयारी में लगाना है, और आपके अंदर से जब आवाज आए कि अब बस, है ना, इतनी तैयारी आपको करना है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनमें से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की है, ये चीज हमें बतानी है। आनंद पोखरियाल जी, इनमें से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है, बताना नहीं है और है। बहुत सारे लोग तो यहीं पर कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है पूछा है या फिर है पूछा है ना। तो यहां पर नहीं है और है में आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तब आप लोग सभी लोग उत्तर बताएंगे। क्या हो जाएगा राइट आंसर? अगर आपसे बन रहा है तो उत्तर बताने की जल्दी जल्दी से आप लोग कृपा करें और उत्तर बताते चलें। चलिए, तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहां पर, सभी लोग बताएं और बोले सर इसका सही आंसर हो जाएगा कानन कुसुम तो है ना, दीपशिखा नहीं है, कामायनी है, झरना भी है। यानी कि उत्तर आपने बिल्कुल सही बताया है कि बी है, बी। अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर देना दोस्तों। अपनी क्लास बिल्कुल मस्ती से होती है, हम यहां पर पढ़ते नहीं याद करते हैं, हम यहां पर पढ़ते नहीं याद करते हैं। और दीपशिखा जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं बल्कि महादेवी वर्मा की रचना है ना। कौन सी? दीपशिखा। और आपको पता है, बोले सर हम महादेवी के सामने क्या जलाते हैं, दीप जलाते हैं, तो ये दीपशिखा रचना किसकी हो जाएगी? और जब हम दीप जलाते हैं तो उससे जो अग्नि निकलती है बिल्कुल शिखर की तरफ निकलती है ना। तो दीप हम किसके सामने जलाते हैं? महादेवी को जलाते हैं। तो ये दीपशिखा रचना किसकी हो जाएगी? महादेवी वर्मा की। बाकी कानन कुसुम की बात करें तो जयशंकर प्रसाद, वन मिलन जयशंकर प्रसाद, प्रेमाश्रय, प्रेम पथिक, रघुवंश कमाल, छोटा जादूगर, आंधी, अघोरी का मोहन, अपराधी, है ना, इंद्रजाल, पुरस्कार, गुंडा और आकाशदीप, ये रचनाएं किसकी हैं? यहां पर देखो दोस्तों, ये आकाशदीप और ये दीपशिखा में कंफ्यूज नहीं होना। आकाशदीप किसका है? जयशंकर प्रसाद। आकाशदीप जो रचना है वो किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। लेकिन दीपशिखा जो रचना है वो किसकी है? महादेवी वर्मा की। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो कैसे याद रख लेना है कि सर आकाश से दीप ला करके हम जयशंकर प्रसाद की क्या करते हैं? पूजन करते हैं, दीप जलाते हैं। लेकिन दीपशिखा ये महादेवी वर्मा। इस प्रकार से याद करके अलग अलग कर लेना। और अगला क्वेश्चन जब तक आपको बताना है कि कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है, तो आपने देखा होगा कि दोस्तों जो यामा है, यामा ये महादेवी वर्मा की रचना है। इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1982 में, ये चीज भी आपको पता होगी। और दोस्तों कभी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि ऐसा पूछा जाता है कि हिंदी में एकमात्र ऐसी रचना जो किसी महिला कवित्री की है ना, या फिर कवित्री की है, वो रचना कौन सी है जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो आपको बताना है ये एकमात्र रचना महिला कवित्री की, यानी कि ये यामा है। और 1982 में इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया। और ये आंगन के पार द्वार, ये रचना दोस्तों महादेवी वर्मा की नहीं है। ये किसकी है आंगन के पार द्वार? बोले सर ये तो अज्ञेय की है। कैसे याद रखोगे कि अज्ञेय की है? अब एक आंगन होता है, आपने देखा होगा हमारे घर में एक आंगन होता है और आंगन में एक द्वार होता है। आपको पता है कि आंगन के
पार द्वार, हम कितने बार पार भये द्वार से, आपको पता होता है। अगर मैं पूछूं कि आंगन के द्वार में कितने पार भये, कितने बाहर गए, कितने अंदर गए, बोले सर अज्ञे, दिन भर में 50 बार जाता हूं मैं तो आर पार, आंगन के द्वार पार कई बार जाता हूं, तो ये आप बता पाओगे? बोले अज्ञे, अज्ञे है तो अज्ञे, आंगन के पार द्वार कितने बार पार द्वार, अज्ञे। ठीक है, ये याद रख लेना, अज्ञे है, ये ज्ञात नहीं, मैं नहीं बता सकता। ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों दीपशिखा नीरजा ये तो है ना, ये तो आपको पता है। आंगन के पार द्वार महादेवी वर्मा की रचना नहीं मानी जाती, बल्कि ये किसकी है? सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे, अज्ञे जी की रचना है। इनको याद रखेंगे। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं दोस्तों? निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, यामा, हिमालय इत्यादि। आपको पता है कि सबसे पहले क्या होता है? सुबह से निहार होता है ना, फिर क्या होती है? रश्मि, है ना, रश्मि, और फिर दोस्तों नीरजा और सांदगीत, सांद में हम गीत गाते हैं और फिर क्या करते हैं? दीप जलाते हैं, दीप जलाते हैं। बिल्कुल क्रम से रचनाएं हैं इनकी, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत और दीपशिखा, है ना, सप्तपर्णा और फिर हिमालय तथा यामा। इनको याद रख लेना, ये रचना बिल्कुल आपको महादेवी वर्मा की एक रचना पूछी जाती है। निहार महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है, इसमें 47 गीत संकलित हैं। प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है इनका? निहार है, निहार। और आप सुबह से जब पढ़ते हो, सुबह से जब देखते हो तो सबसे पहले निहार आता है ना, तो यहां पर आपको याद रख लेना ये। ठीक है, ये इसको याद रख लेना, निहार आया, फिर रश्मि, फिर नीरजा, है ना, और फिर क्या होता है? हम सांद गीत गाते हैं और दीप जलाते हैं, इस प्रकार से। तो ये 47 गीत इसमें संकलित हैं। प्रसाद, पंत निराला और महादेवी वर्मा छायावाद के युग के ये 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं दोस्तों, या फिर बृहत चतुष्टय के नाम से जाने जाते हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि निम्न में से बताइए छायावाद का कौन सा बृहत चतुष्टय में शामिल नहीं है, तो आपको पता होनी चाहिए कि प्रसाद, पंत निराला और महादेवी वर्मा ये छायावाद के 4 आधार स्तंभ हैं, है ना। तो इनको याद रखेंगे। और महादेवी वर्मा को भारत सरकार ने पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया था, पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया था। और इनकी सर्वप्रथम रचनाएं सर्वप्रथम चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो ये चीज भी याद रख लेना है, कभी कभी आपसे पूछा जाएगा, कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि महादेवी वर्मा की जो पत्रिका, जो रचनाएं हैं वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो वो ही चांद पत्रिका में। ठीक है, ये बिल्कुल टॉपिक वाइज चल रहा है, बिल्कुल शुरुआत से पढ़ रहे हैं हम। जिनने शुरुआत से क्लास देखी है, बिल्कुल एक के बाद एक टॉपिक को हम पढ़ते जा रहे हैं आगे, है ना। तो ये चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई और काव्यात्मक प्रतिभा के लिए इन्हें सैक्सरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। और महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ एवं भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, और महादेवी वर्मा 1907 से 87 इनका जन्म काल माना जाता है। फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये आपको याद रख लेना, इनमें हुआ था। और ये आरंभ में ब्रजभाषा में कविता लिखती थी, बाद में खड़ी बोली में लिखने लगी और एक कुशल चित्रकार भी थी। तो आपको कैसे याद रख लेना? बोले सर निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, हिमालय, यामा, इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। किसकी? महादेवी जी की। महादेवी जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण अलंकार भी दिया गया। इनकी जो पत्रिकाएं थी वो चांद, इनकी जो रचनाएं थी दोस्तों, इनकी रचना सर्वप्रथम चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और छायावाद के आधार स्तंभ में इनको गिना जाता है। किसको? महादेवी वर्मा को। इतनी चीजें आपको याद रख लेनी है ना। महादेवी वर्मा के बारे में 1 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा महादेवी जी को, है ना। और महादेवी जी को अपन को क्या जलाना है? बोले सर दीप जलाना है। दीप जलाना है तो दीपशिखा भी इनकी रचना है। महादेवी को दीप जलाना है तो दीपशिखा। ठीक है, और जिसको भी अभी तक दोस्तों ऐप डाउनलोड नहीं किया है सेल्फ स्टडी क्लासेस का, तो ऐप डाउनलोड प्ले स्टोर से कर लो। प्ले स्टोर में सर्च करो सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, नीरजा की रचना किसने की है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है कभी कभी। तो अब यहां से निहार की, तो आपको निहार पूछा गया है कि निहार की रचना किसने की है, तो किसने की है? जल्दी से बताओ। महादेवी वर्मा, अज्ञे, पंत या फिर दिनकर। और दोस्तों एक चीज याद रख लेना, जब आप क्या करते हो, महादेवी के पास जाते हो, तो आप यही सोचते हो कि महादेवी की या महादेवी एक बार हमारी तरफ तो निहार लें,
है ना, हमारी तरफ निहार लें कौन, महादेवी, तो हम पीजीटी टीजीटी एग्जाम क्या कर जाएंगे, क्वालिफाई। तो कौन निहार लें, निहारना तो है, तो दोस्तों आपको महादेवी जी के पास जाना पड़ेगा और यहां पर जाइए, यहां पर दीप जलाइए। तो दीप से कहा आप चाहते हो कि महादेवी हमारी तरफ भी निहार, अपन बोलते ना कि भगवान की नजर हमारी तरफ अभी नहीं है ना, ऐसे कभी कभी अपने जो बुजुर्ग रहते वो बोलते, इसलिए निहार से आपका महादेवी वर्मा, ये तो सभी को पता है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा माना जाता है दोस्तों, प्रथम काव्य संग्रह कौन सा माना जाता है? बोले सर मेरी प्रथम आशा तो यही होती है कि महादेवी एक बार हमारी तरफ तो निहार लें, है ना, फिर तो मेरा कल्याण हो जाएगा। तो इनका प्रथम आशा हमारी रहती है, तो प्रथम काव्य भी कौन सा होगा, दीप से कहा होगा कि निहार, जल्दी से बताओ, पढ़ते नहीं याद करवाते हैं, याद होने चाहिए दोस्तों, कैसे भी हो आपके माइंड में सेट हो जाए। बोले सर निहार ही ऐसी रचना है, निहार ही काव्य संकलन है जो महादेवी वर्मा की प्रथम एक काव्य माना जाता है, निहार, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इन चीजों को दोस्तों आप लोगों को क्या हो जाएंगी, रट जाएंगी, आप निरंतर क्लास अटेंड करते हैं तो ये चीजें रट जाएंगी, है ना, ये आपको याद रख लेना है। सप्तपर्णा किसकी रचना है, सप्तपर्णा किसकी रचना है ये बताना है, और यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा भी है ऊपर, और ऊपर जब पढ़ा तो नीचे आपका टेस्ट भी होता जा रहा है ना, वो क्या हो जाएगा, सप्तपर्णा, ये रचना भी किसकी है, महादेवी जी की है, सप्तपर्णा, है ना, ठीक है। तो सप्तपर्णा यानी कि सी नंबर। अब महादेवी के पास जब आप गए कि महादेवी जी में दीप जलाऊंगा, तो दीप से कहा इनकी रचना एक बार हमारी तरफ निहार लो, तो निहार भी इनकी रचना, और महादेवी ने आपसे बोला कि एग्जाम की तैयारी इतनी करो कि आप सुप्त मत होना, अपन बोलते ना सुस्त लग रहे हो, तो आप सुप्त नहीं होना, है ना, तो सुप्त से बनेगा सप्तपर्णा, और ये रचना किसकी होगी, महादेवी वर्मा जी की, ठीक है। ऐसे याद रख लेना, आप महादेवी के पास गए कि महादेवी जी हम टीजीटी पीजीटी का एग्जाम कर रहे हैं, है ना, हम आपकी पूजा करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, एक बार हमारी तरफ तो निहार लो, है ना। तो आपकी एक प्रथम रचना निहार, हम दीप जलाएंगे, तो दीप से कहा, है ना, और ये सप्तपर्णा भी इन्हीं की है। कौन सा कवि छायावादी नहीं है ये बतानी है, निराला, पंत, प्रसाद या फिर जायसी, कौन सा कवि छायावादी नहीं है ये बतानी है। 23 का दोस्तों आपको याद हो जाएंगे, आपको सिर्फ क्या करना है, क्लास अटेंड करना है, आप सिर्फ यहां याद करने ना पढ़ने कुछ नहीं आते हो, आप सिर्फ अटेंड करने आते हो। बोले सर हम आपकी क्लास बस देखेंगे, याद में याद कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करना है, बस आप देखते रहो। कौन सा कवि छायावादी नहीं है, तो यहां पर हमने पढ़ा कि निराला, प्रसाद, पंत ये तो सभी हैं, लेकिन जो जायसी जी हैं ये तो भक्ति काल के कवि हैं। बोले सर इनका पद्मावत एक ग्रंथ है, पद्मावत एक इनका महाकाव्य है, और कभी आपसे पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम प्रमाणिक महाकाव्य कौन सा है, तो आप लगा देना पद्मावत। इसकी भाषा कौन सी है, तो लगा देना अवधी। इसकी रचनाकार कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी, है ना। और एक कौन सी काव्य धारा की रचना है, तो ये सूफी काव्य धारा की रचना है। तो जायसी जी को भी आपको अच्छे से पढ़ना है ना। और ये प्रथम प्रमाणिक इनका महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, लेकिन हिंदी का प्रथम प्रमाणिक महाकाव्य जो माना जाता है वो पद्मावत ही माना जाता है, ठीक है। छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मार्माभिव्यक्ति है, देखे ये जल्दी बताना है दोस्तों कि ये आपका सही उत्तर हो जाएगा कि छायावाद, यसरत्ती जी, छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मार्माभिव्यक्ति है, देखे तो आपको 24 का बताना है। बोले सर मधुर गीतों की अगर बात करते हो तो हम लोग महादेवी के पास जाते हैं, दर्शन करके आते हैं और मधुर गीत गाते हैं। मधुर गीत गाते हो तो जल्दी बताओ, निराला के पास जाकर गाओगे कि महादेवी के पास जाकर गाओगे? बोले सर हम निराला के पास नहीं, महादेवी के पास जाके गाएंगे मधुर गीत। तो ये मधुर गीतों की जो मार्माभिव्यक्ति अधिक है तो किसके गीतों में है, तो वो महादेवी जी के, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और नेक्स्ट आपको बात करना है कि छायावाद के प्रमुख कवियों में महादेवी वर्मा के गीतों में मधुर वेदना की मार्माभिव्यक्ति अधिक है। उनके विविध गीतों में व्यथा, पीड़ा, आशा, अज्ञात, प्रिय के प्रणय, निवेदन और साधना की विविध अनुभूतियों के मुखरित हुए हैं। तो इनको आपको याद रख लेना है। इन्होंने अमरता उसमें मनाती है मरण त्योहार, इस प्रकार से इनको भी हम याद रखेंगे। और दोस्तों बढ़ेंगे आगे
कि केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? आचार्य शुक्ल ने, महादेवी वर्मा ने, या फिर अज्ञेय या पंत ने? तो यहां पर दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया था? तो वो महादेवी ने किया था। ठीक है, किसने किया था? महादेवी वर्मा ने, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा यहां पर, है ना। ये नहीं लगाना है ना पंत लगाना है, महादेवी वर्मा ही है। इनके बारे में भी हम देखते हैं कि छायावादी समीक्षा का विवेचन करते हुए महादेवी वर्मा ने कहा कि छायावाद स्थूल की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ था। छायावाद ने कोई रूढ़िगत अध्यात्म या वर्गगत सिद्धांतों का संचयन न देकर हमें केवल समष्टिगत चेतना और सूक्ष्मगत सौंदर्यता की ओर जागरूक कर दिया था। इसी से उसे यथार्थ रूप में ग्रहण करना हमारे लिए कठिन हो गया। अतः स्पष्ट है कि महादेवी वर्मा ने केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किया था। तो ये याद रख लेना, नहीं तो अधिकांश लोग तो क्या लगा कर आएंगे? आचार्य शुक्ल ने ही कहा होगा, है ना। आचार्य शुक्ल ने नहीं कहा दोस्तों, ये किसने कहा था? महादेवी वर्मा ने, कि केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का इन्होंने विरोध किया था। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको याद रखेंगे। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है? मैं नीर भरी दुख की बदली, ये कथन बताना है। और जब ऐसा कोई गाते गाते जाते हैं, कहां जाते हैं? महादेवी के पास जो जाते हैं वो क्या करते हैं कि महादेवी मैं नीर भरी दुख की बदली, जब व्यक्ति का दुख आता है, व्यक्ति पर दुख आता है, तो कहां जाते हैं? महादेवी के पास जाते और बोलते कि मैं नीर भरी दुख की बदली, मेरी मदद करो, है ना। वो गीत है ना कि दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे ना कोई, और सुख में सुमरन सब करे तो दुख काहे को होए, मैं नीर भरी दुख की बदली। ऐसा कहते हुए सब लोग कहां जाते हैं? महादेवी के पास। तो ये पंक्ति भी किसकी होगी? एक कथन भी किसका होगा? वो होगा किसका? महादेवी वर्मा का। महादेवी वर्मा, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर सही हो जाएगा, भूलना नहीं है और भूलने हम देंगे नहीं, है ना। महादेवी वर्मा का दुखवाद किसी सीमा तक समाज कल्याण की भावना में संपृक्त है। जब अपने जीवन की तुलना नीर भरी दुख की बदली दीप शिखा से करती हैं, तो वहां आध्यात्मिक साधना के साथ साथ लोक कल्याण की भावना भी विद्यमान रहती है। जिस प्रकार घटा स्वयं को गलाकर सृष्टि को सुख और शीतलता प्रदान करती है, या दीपक स्वयं जलकर राख हो जाता है किंतु परिवेश को आलोकित करता है, उसी प्रकार महादेवी जी स्वयं साधना की आग में जलकर सामाजिक जीवन को अधिक सुखद और मंगलमय बनाना चाहती हैं। बहुत बढ़िया है। दुख वृत्ति निर्माण उन्मद, ये अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। इस प्रकार से आपको याद रखना। अब यहां पर देखना कि किसी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 27 में याद करना है दोस्तों। अगर आपको एक क्लास अटेंड करनी है तो रोज करिए, और जब रोज करोगे आप तो क्या होगा? रोज करोगे आप तो आपको एक क्वेश्चन रट जाएंगे, है ना। और यहां पर आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है दोस्तों महादेवी वर्मा को, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर। जिस प्रकार मीरा ने स्वयं को श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया, वही समर्पण भाव महादेवी वर्मा की कविताओं में है। अतः महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। काव्य श्रोमणी निराला जी ने उनकी साहित्यिक उत्कृष्टता को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहकर संबोधित किया। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। यहां पर आपको पता होगा कि महादेवी जी के मोह बोले भाई थे कौन? निराला जी। और जब महादेवी जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो उनसे कहा कि आप इन पैसों का क्या करेंगी? तो बोले अगर थोड़े पहले अगर ये पैसे मिल जाते तो मैं अपने भाई के स्वास्थ्य लाभ के लिए पैसे लगा देती, उन्होंने एक कहा था। और महादेवी जी के लिए काव्य श्रोमणी निराला जी ने उनकी साहित्यिक उत्कृष्टता को कहा कि हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहकर इन्होंने संबोधित किया है। ये याद रख लेना, महत्वपूर्ण पॉइंट है। महादेवी जी को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहकर संबोधित किसने किया? तो आपको उत्तर लगाना है महाप्राल
महाप्राण निराला जी ने। महाप्राण निराला जी ने। बोले सर इतनी बड़ी बात, विशाल मंदिर वाली जो बात है वो तो निराला ही करेंगे। कौन कहेंगे? कोई निराला व्यक्ति कहेगा तो निराले, है ना। इस प्रकार से याद करते जाना है। अगला यहां पर देखते हैं दोस्तों कि तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, ये पंक्ति किसकी है? तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, ये पंक्ति बतानी है। प्रश्न क्रमांक 28 का उत्तर, 28 का उत्तर। अब यहां पर बात आती है कि अब कैसे हम जाते हैं? अपन जाते हैं रोते हुए महादेवी के पास गए तो महादेवी बोली कि तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, है ना। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यानी इसलिए 28 का आंसर आपका क्या होगा? महादेवी वर्मा, यानी सी नंबर। सी नंबर आपका 1-2 बार क्लास देख लेना, भूल नहीं पाओगे कभी भी, है ना। और तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति महादेवी वर्मा द्वारा रचित दुविधा शीर्षक कविता से ली गई और महादेवी वर्मा ने अपनी कविता का माध्यम पूरी तरह गीत को ही बनाया। ठीक है, तो ये दुविधा शीर्षक कविता से ली गई है। निराला की कविता राम शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है, ये आपको बताना है दोस्तों। ये किसका प्रभाव है ये बताना है। पूजा जी, कल्पना, अनीता जी, अपना उत्तर क्या हो जाएगा? सभी लोग ऐप डाउनलोड कर लें सेल्फ स्टडी क्लासेस का, है ना। ऐप प्ले स्टोर में सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस, वहां पर हिंदी साहित्य का कंप्लीट कोर्स है। उस कोर्स को आप परचेस कर सकते हो। 1500 रुपया इसका प्राइस रखा है, सबसे कम रखा है, और 300 रुपया फिर भी डिस्काउंट दिया है, यानी कि 1200 रुपए में कोर्स आप परचेस कर सकते हो वहां से, है ना। अगर नहीं बनता है तो आप बता सकते हो कि सर हमें खरीदना है, हमें पढ़ना है अच्छे से, तो आप बता देना। और निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर एक कृतिवास रामायण, कृतिवास रामायण का दोस्तों क्या है? कृतिवास रामायण का प्रभाव मिलता है, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है ना। यहां पर देखें, कृतिवास रामायण के आधार पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने राम की शक्ति पूजा मिथक काव्य रचना की है। निराला जी ने कथा में परिवर्तन तो नहीं किया, लेकिन राम के चरित्र को आधुनिक मनुष्य के अंतर्द्वंद में जोड़ दिया। और निराला की कविताओं पर भारतीय दर्शन का गहरा प्रभाव है। राम की शक्ति पूजा लंका कांड के कथानक को लेकर लिखी गई लंबी कविता है। इसमें अपने सर्जक के निजत्व के समीपतम पहचान का प्रतिफल है। यह राम कथा कम, निराला की रचनात्मक संशय, संघर्ष एवं आत्म बलिदान की कहानी है। तो यहां पर दोस्तों यही पूछा गया कि राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव, तो कृतिवास रामायण का है। ठीक है, और यहां पर अगला क्वेश्चन आपको बताना है फिलहाल कि निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है। तो ये पूछा भी जाता है, इसलिए नोट्स इसको याद कर लेना। राम की शक्ति पूजा कृतिवास रामायण, कृतिवास रामायण इसका प्रभाव है। कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है ये बताना है। बोले सर कला और बूढ़ा चांद सुमित्र हैं। कैसे हैं? सुमित्र हैं, यानी कि अच्छे मित्र हैं। कौन कौन? कला और बूढ़ा चांद क्या है? सुमित्र हैं। जीवन में सुमित्र मिल जाएं, सुमित्रा मिल जाएं तो दोस्तों बहुत बढ़िया रहता है। और अब आप याद रख लेना कि कला और बूढ़ा चांद क्या है? क्या है? सुमित्र हैं। सु मतलब अच्छे और मित्र, तो याद रख लेना यहां पर कला और बूढ़ा चांद सुमित्र हैं, इसलिए सुमित्रा। ठीक है, इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है दोस्तों। मिला है कि नहीं मिला? जल्दी से बताओ कब मिला। और कला और बूढ़ा चांद के लेखक सुमित्रानंदन पंत हैं। बचपन का नाम गोसाई दत्त है। पंत जी अन्य रचनाएं हैं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, लोकायतन, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूली, उत्तरा, वाणी, चिदंबरा, पक्त, छरा, है ना, एक भाव, क्रांति, गीत, हंस, शंख ध्वनि, किरण बीरा, समाधिता, ग्राम्या। ठीक है, ये इनकी रचनाएं मानी जाती है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी पूछी जाती हैं ये भी है। वेरी गुड शिव कुमार जी। 1960 में दोस्तों इस कला और बूढ़ा चांद के लिए क्या मिला था? कला और बूढ़ा चांद। अब कैसे याद रखोगे सर? बोले सर जब व्यक्ति बूढ़ा होता है, कब माना जाता है बूढ़ा? जब व्यक्ति 60 साल का हो जाता है तो हम उसे बूढ़े की गिनती में करने लगते कि अब तो आप बूढ़ा हो गए हो, बूढ़े हो गए हो, है ना। तो कला और बूढ़ा चांद
कितने साल के हो गए तो बूढ़ा कहने लगे? 60 साल के। तो इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिलेगा? 1960 में। 1960 में मिलेगा कि 40 में? बोले सर 40 में तो युवा अवस्था है, 60 तक पहुंच जाता आदमी तो बूढ़ा कहलाने लगता है। वैसे भी औसत और एवरेज 75 साल आदमी की उम्र बची है अब, औसत है ना। तो ये याद रख लेना 60 तक। युगवाणी इनकी पूछी जाती है। युगवाणी सुमित्रानंदन पंत, स्वर्ण किरण सुमित्रानंदन पंत, स्वर्ण धूली है ना, युगांत, गुंजन, पल्लव। पल्लव ये छायावाद का इसे मैनिफेस्टो या फिर इसे घोषणा पत्र कहा जाता है। पल्लव पंत की प्रसिद्धि का आधार है। दोस्तों ये भी आपको याद रख लेना है। लोकायतन इनका महाकाव्य है, ये भी याद रखेंगे लोकायतन, ठीक है। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा ये भी पूछी जाती हैं, ठीक है, इनको याद रखना है। फिर अगले क्वेश्चन पे जाते हैं दोस्तों। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है सुमित्रानंदन पंत के बारे में थोड़ा और बताओ बच्चों को। बिल्कुल बता रहा हूं। सुमित्रानंदन पंत की कृति लोकायतन ये प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है। 1960 में पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता के संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। बिल्कुल बता दिया। लोकायतन पर सोवियत और चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। आपको पता होगा दोस्तों कि जो चिदंबरा इनकी रचना थी सबसे पहले हिंदी में, चिदंबरा इनकी जो रचना थी सबसे पहले हिंदी में 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार इसी को मिला था, चिदंबरा को, है ना। और ये पंत की रचना है। और लोकायतन के लिए इन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार मिला। लोकायतन इनका महाकाव्य था, इसे सोवियत लैंड पुरस्कार से नवाजा गया और चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और सुमित्रानंदन पंत की ग्राम्य कृति का संबंध ग्रामीण परिवेश से, पंत जी ने ग्राम्य में गांव की विविध समस्याओं का आकलन किया और युगवाणी में मार्क्स और गांधी के सिद्धांत को पुस्तक से पढ़कर छंदोबद्ध किया गया। युगवाणी ये मार्क्सवाद से प्रभावित मानी जाती है, ये भी आपको याद रख लेना है। मार्क्सवाद से इनका नाम गोसाई दत्त था। सुमन लोधी जी बिल्कुल सही है। पंत जी ने अपनी पहली कविता गिरजे का घंटा रचना सन 1916 में। इनकी पहली रचना कौन सी है? पहली कविता कौन सी है? गिरजे का घंटा, है ना। और प्रगतिवाद के ये प्रवर्तक कवि भी माने जाते हैं। प्रगतिवाद के प्रवर्तक कवि भी माने जाते हैं। कभी आपसे पूछा जाए कि प्रगतिवाद के प्रवर्तक कवि कौन है, बता देना सुमित्रानंदन पंत, है ना। और नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद का प्रवर्तक किसे माना, तो बता देना सुमित्रानंदन पंत, है ना। इनकी प्रथम रचना कौन सी है, तो बोले गिरजे का घंटा सुमित्रा बजाते हैं। गिरजे का घंटा कौन बजाते हैं? सुमित्रा बजाते हैं। तो गिरजे का घंटा इनकी प्रथम रचना है ना। और आपको पता होगा दोस्तों कि सबसे पहले और प्रथम काम अपना क्या होता है? पूरे मानव समाज का सबसे प्रथम काम होता है कि सबसे पहले सुबह उठता है, नहाता है और भगवान के पास जाता है और घंटी बजाता है। तो ऐसे ही सुमित्रानंदन पंत ने भी क्या बजा दी? सबसे पहले घंटा बजा दिया, है ना। तो ये गिरजे का घंटा इनकी प्रथम रचना होगी, फर्स्ट 1916। गुंजन को उनका अंतिम छायावादी काव्य संग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। ये भी याद, इतनी चीजें पंत के बारे में याद रखना है कि इनका लोकायतन महाकाव्य है। कला और बूढ़ा चांद के लिए इन्हें क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1960 में। चिदंबरा के लिए 1968 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया। लोकायतन इनके प्रबंध काव्य के लिए दोस्तों इन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार मिला। इन्हें प्रकृति का चितेरा कवि भी कहा जाता है, प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को। ये प्रगतिवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। नंदुलाल वाजपेयी ने इन्हें छायावाद का प्रवर्तक माना है ना। और इनका बचपन का नाम गोसाई दत्त था। ये भी चीजें, इतनी सारी चीजें आपको अगर याद हो गई तो यह एग्जाम ऐसा कोई नहीं होगा जो सुमित्रानंदन पंत के क्वेश्चन इसके बाहर बना सके। चिदंबरा के रचनाकार कौन है? प्रसाद पंत निराला या फिर महादेवी वर्मा। तो आपने पढ़ लिया है कि सर चिदंबरा की बात अगर करते हो आप तो हमें याद आ जाता है 1968 का ज्ञानपीठ पुरस्कार, है ना। ऐसे याद रख लेना। और चिदंबरा पंत जी की, ठीक है। पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध है ग्रामीण परिवेश से, प्रगतिवादी दृष्टि से, कल्पना लोक से या नई कविता से। तो यहां पर ज्यादा कुछ नहीं करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। दिया है ग्राम्य, अब ग्राम्य दिया है तो ग्राम से ही होगा इसका। ग्राम्य दिया है तो ग्राम से ही होगा।
तो ये ग्रामीण परिवेश से, यानी कि आपका जो ए नंबर है दोस्तों वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रामीण परिवेश से। लोकायतन के रचयिता कौन है? लोकायतन यानी कि 34 का उत्तर आपको बताना है दोस्तों। ऐसी तो बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनको आप एक बार नहीं कई बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन वो चीज आप भूल जाते हो। लेकिन इस क्लास के बाद अनुभव कर लेना कि सर ने जो बताया था वो हमें याद हुआ कि नहीं हुआ, है ना। बता देना सभी लोग, लोकायतन के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण शर्मा, नवीन माखनलाल चतुर्वेदी या फिर सुमित्रा नंदन पंत। दोस्तों लोकायतन के बारे में दो चीज मैंने आपको बताई थी। सबसे पहला तो ये महादेवी सुमित्रा नंदन पंत जी का महाकाव्य है, प्रबंध काव्य है, ठीक है। और लोकायतन जो रचना है दोस्तों ये पंत जी का प्रबंध काव्य है और इसे सोवियत लैंड पुरस्कार भी मिला है लोकायतन के लिए, ठीक है। तो इनकी 3 रचनाएं हो गई जिनके लिए पुरस्कार मिला। कौन कौन सी? लोकायतन के लिए सोवियत लैंड पुरस्कार, चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इन तीनों रचनाओं को आपको याद रखना है पंत जी की। और पंत जी की पहली रचना आपको बताना है, पंत जी की पहली रचना बताना है दोस्तों। आप बोलोगे सर कि जिंदगी का पहला काम ही होता है, सुबह से पहला काम ही होता है कि भगवान के यहां घंटा बजाना, तो गिरजे का घंटा ही होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगी, है ना। व्यक्ति का काम ही होता है, इसलिए पंत जी ने भी पहले क्या बजाया? पूजा की और जाके गिरजे का घंटा बजाया, है ना। तो इस प्रकार से याद रख लेना इनकी रचना है कौन सी? गिरजे का घंटा, गिरजे का घंटा, ये भी आपको याद रखना है। और 1 नंबर सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ये चीज आप भूलोगे नहीं, कभी नहीं भूलोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, कभी भूल नहीं पाओगे। और एग्जाम में जब बैठोगे तो ये सारी ट्रिक आपको गूंजेंगी कि सर ने ये बताया था गिरजे का घंटा। सबसे पहले पंत जी ने जब रचना की शुरुआत की तो इन्होंने घंटा बजा के भगवान की पूजा करके की, है ना। सुमित्रा नंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? तो आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। सुमित्रा नंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? तो आपको पता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि छायावाद का मैनिफेस्टो किसे कहा जाता है, छायावाद का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है ना। तो आपको बताना है कि छायावाद का घोषणा पत्र जो कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत की प्रसिद्धि का आधार जो है वो कौन सी रचना है? वो रचना है पल्लव। कौन सी रचना है साथियों? पल्लव, यानी कि सी नंबर पल्लव आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जितने साथियों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो ऐप डाउनलोड कर ले। और वहां पर आप चाहते हैं कि कोर्स सर हमें आपका ही लेना है, परचेस करना है, तो वो परचेस कर सकते हैं। और जो इसी प्रकार से क्लास में फ्री वाली क्लास में जुड़े रहना चाहते वो जुड़े रहे, है ना। जो भी चाहते हैं तो वो करें। मैं तो चाहता हूं कि जब आपको मौका मिला है तो पूरी मेहनत आप करें, पूरा टाइम आपको पढ़ाई में देना चाहिए, है ना। क्योंकि बाद में आप सोचोगे कि यार मौका मिला था लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं की, अपने आप को जवाब देना पड़ेगा। और सुमित्रा नंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके काव्य संकलन पल्लव में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि है तो कौन है? अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि कौन है? ये चीज बतानी है। और अरविंद होता है दोस्तों कमल का पर्यायवाची। कमल का पर्यायवाची क्या होता है? अरविंद। और हमें ऐसे मित्र बनाना है जो कमल जैसे हो, है ना, और अरविंद जैसे हो। कैसे हो? अरविंद जैसे हो, कमल जैसे हो। ये आपको सुमित्रा नंदन पंत आपका सही हो जाएगा। बोले सर सुमित्रा नंदन पंत तो हिंदी साहित्य में कमल के समान थे, है ना। तो ये अरविंद दर्शन से प्रभावित थे तो कौन? सुमित्रा नंदन पंत जी, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। और एक क्लास से बहुत सारे लोग तो अभी जुड़े होंगे। क्लास निरंतर 1 साल से चल रही है दोस्तों और आगे भी चलती रहेगी, है ना। सुमित्रा नंदन पंत ने अरविंद दर्शन के आधार पर नया दर्शन ढूंढने का प्रयास किया है, फिर भी उनकी रचनाओं पर अरविंद दर्शन की गहरी छाप मिलती है। अरविंद दर्शन को अपनाकर पंत छायावाद से निकलने की चेष्टा करते हुए पुनः उसी क्षेत्र में प्रविष्ट हो जाते हैं। कला और बूढ़ा चांद, रश्मि बंद, गीत हंस, स्वर्णिम चक्र, समाधिता जैसी रचनाओं पर अरविंद दर्शन की छाप है। ये मैं आपको ट्रिक एक कोड बना दूंगा कि अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं कौन सी हैं। कला और बूढ़ा चांद अरविंद दर्शन से प्रभावित है, चांद अरविंद दर्शन से है, रश्मि बंद, गीत हंस, है ना, स्वर्णिम चक्र और समाधिता ये अरविंद दर्शन से। यहां से क्वेश्चन बनता है साथियों कि निम्न में से बताइए कौन सी रचना पंत जी की अरविंद दर्शन से प्रभावित है। तो इन रचनाओं को याद कर लेना।
नोट्स कर लेना, यहां से क्वेश्चन बनता ही है और यहां से जब क्वेश्चन बनता है तो मात्र 10% लोगों पे बनता है ये क्वेश्चन, है ना। तो इसलिए याद कर लेना। और इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? तो अरविंद दर्शन से प्रभावित कौन थे वो आपको याद रख लेना है, सुमित्रानंदन पंत, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, अब यहां अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि है तो कौन है ये आपको बताना है। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि सुमित्रानंदन पंत हैं। अरविंद दर्शन से प्रभावित इनकी जो रचनाएं हैं वो भी आपको याद रखना है, तेजा भाई जी, है ना। और जो हिंदी में लिखते हैं उनका कमेंट तो मैं अवश्य पढ़ता हूं हिंदी वालों के लिए। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी आप क्या करते हो, मुझे कमेंट आप व्हाट्सएप पर करते हो, कहीं भी करते हो, तो मैं आपके लिए जब हिंदी पढ़ाता हूं तो हिंदी में ही कमेंट में आपका रिप्लाई देता हूं। तो आप लोग भी प्रयास करें कि हिंदी को बढ़ाएं, हिंदी लिखें, है ना। और अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे तो कौन थे? सुमित्रानंदन पंत, ये आपको याद रख लेना, ठीक है। इस सुमित्रानंदन पंत जी को भूलना नहीं है, सारी चीजें आपको याद रखनी है। फिर अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बता देना है पंत के बारे में। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, पल्लव पंत की रचना है, लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है, या पंत भारतेंदु युग के कवि है? तो बोले सर पंत की बात कर रहे हो तो पंत के बारे में तो मैं सब कुछ जान गया, सब कुछ याद हो गया कि पंत का बचपन का नाम था गोसाई दत्त, है ना। पंत की प्रथम जो रचना थी वो गिरजे का घंटा थी, है ना। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, प्रकृति का चितेरा कवि कहा जाता है। नंद दुलारे वाजपेयी ने पंत को छायावाद का प्रवर्तक कहा है, प्रगतिवाद के भी ये प्रवर्तक माने जाते हैं। और पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित रहे, है ना, ये भी आपको पता है। और पंत को चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल गया। पंत को दोस्तों क्या मिल गया? कला और बूढ़ा चांद के लिए 1960 में साहित्य अकादमी मिल गया। पंत का एक प्रबंध काव्य है लोकायतन, जो प्रबंध काव्य है, और इसे दोस्तों कौन सा पुरस्कार मिला था? सोवियत लैंड पुरस्कार मिल गया। तो इतनी सारी चीजें जब पंत के बारे में आप पढ़ लेते हो तो पंत से कोई क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है, इतनी चीजें याद रखनी है। सुमित्रानंदन पंत भारतेंदु युग के नहीं बल्कि छायावाद युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो ये याद रख लेना, ये छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। यानी कि यहां पर आपका उत्तर होगा कि पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, ये सही है। पल्लव पंत की रचना है, बिल्कुल सही है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है, बिल्कुल सही है। उत्तर आपका क्या होगा? डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, डी नंबर, ठीक है। बिल्कुल कुरैशी जी 1916। और यहां पर हम बात करें कि पल्लव का रचना काल 1928 है, पल्लव का रचना काल 1928 है ना। और किस छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि? दोस्तों कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा, एमपी में देख लो, यूपी में देख लो, है ना, उत्तराखंड में देख लो, कोई एग्जाम ऐसा नहीं होगा जिसमें पूछा ना गया हो कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो इनको हमें बहुत अच्छे से रटना है, बहुत अच्छे से दोस्तों पढ़ना है कि छायावादी कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? पंत जी को। प्रकृति का सुकुमार कवि हैं दोस्तों सुमित्रानंदन पंत, इसको भी याद हो जाना है, ठीक है। अब यहां पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? महाकाव्य कौन सी नहीं है? तो यहां पर 4 महाकाव्य दिए हैं, मतलब विकल्प के अनुसार। फिर मैं बता रहा हूं कि कौन सा नहीं है। तो कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है ये बतानी है। कामायनी, प्रिय प्रभास, साकेत या फिर पल्लव। अपने मित्रों तक शेयर कर देना दोस्तों। रोज 9 बजे ये क्या होती है? रोज 9 बजे ये क्लास होती है। ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है। कौन सा ऐप डाउनलोड कर लेना है? सर्च करना है सेल्फ स्टडी क्लासेस, है ना रोहन जी, सेल्फ स्टडी क्लासेस आप सर्च करोगे तो आपको ऐप मिल जाएगा। और जो भी कोर्स परचेस करना चाहते वो कोर्स कर सकते हैं। और कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो बोले सर कामायनी महाकाव्य है, प्रिय प्रवास महाकाव्य है, साकेत भी महाकाव्य है, लेकिन ये पल्लव ये महाकाव्य नहीं है, यानी डी नंबर। ये तो छायावाद का मैनिफेस्टो है, ये तो छायावाद का घोषणा पत्र है, ये तो सुमित्रानंदन पंत जी की प्रसिद्धि का आधार है पल्लव। प्रिय प्रवास तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध का, ठीक है। कामायनी तो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, 1935 का रचना काल है ना, 15 सर्ग इसमें है। साकेत तो मैथिली शरणगुप्त का महाकाव्य है, 12 सर्ग इसमें है ना। और 12वें सर्ग में दोस्तों इसमें क्या होता है?
लक्ष्मण और उर्मिला का मिलन का इसमें वर्णन किया गया है। साकेत में याद रख लेना है ना। और पल्लव महाकाव्य नहीं 1938 ईस्वी में रचित सुमित्रानंदन पंत का आरंभिक ग्रंथ है ना। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है साथियों? प्रश्न क्रमांक 44 का उत्तर आपको चयन करना है। उत्तर क्या हो जाएगा? शिव कुमार यादव जी अमेठी से हैं, बहुत बढ़िया है ना। रश्मि नीरजा, महादेवी वर्मा, मंगला प्रसाद, बहुत बढ़िया। हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए कहा जाता है? कुरैशी जी, ये बतानी है। कुरैशी जी ने पूरे सन आपको दे दिए। कामायनी 1935, प्रिय प्रवास 1914, साकेत 31, पल्लव 1928। ठीक है। हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तो वो होता है निराला जी। निराला जी यानी बी नंबर, क्रांतिकारी कवि भी इन्हें कहा जाता है। निराला जी को इनकी प्रथम छंद मुक्त रचना मानी जाती है जूही की कली, जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित करने से दोस्तों मना कर दिया था, यानी कि प्रकाशित नहीं किया था। और आपको पता है कि ये आगे चलकर इतनी प्रसिद्ध हुई दोस्तों, कौन सी? जूही की कली, महादेवी वर्मा निराला जी की, है ना। और हिंदी साहित्य में महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए प्रयुक्त होता है। निराला जी ने स्वतंत्रवादी विचारधारा के साथ बड़ी प्रसिद्धि गद्य रचनाएं चतुरी चमार, है ना, बिल्लेश्वर, बकरेहा आदि प्रस्तुत की हैं। इनको हमें याद रखना है। जितने भी साथी देख रहे हैं और जिनको भी अच्छा लग रहा है बोल बस लाइक करना, जिनको अच्छा नहीं लग रहा है, याद नहीं हो रहा, वो लाइक नहीं करना, है ना। निराला जी ने अपनी विवाहिता पुत्री के निधन से विक्षुब्ध होकर सरोज स्मृति लिखी थी। संसार का सबसे शोक गीत माना जाता है सरोज स्मृति। और निराला जी की बहुत दुखद घटना रही है दोस्तों, और अपनी विवाहिता पुत्री के निधन के विक्षुब्ध होकर सरोज स्मृति इन्होंने लिखी थी, ये भी याद रखना है। ठीक है। और निराला जी कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन के पत्र समन्वय का संपादन भार भी संभाला। इसके बाद मतवाला के संपादक मंडल में सम्मिलित हुए। तो इन्होंने समन्वय का भी संपादन भार संभाला था और मतवाला के संपादक मंडल में भी ये शामिल हुए थे। इनको भी याद रखना है। लखनऊ में गंगा पुस्तकालय पुस्तक माला का संपादन करने के साथ सुधा संपादकीय लिखने लगे। और निराला जी की प्रमुख काव्य रचनाएं अनामिका, है ना। और आपने अनामिका अमर का नाम सुना होगा दोस्तों, कवि, है ना, कवित्री अनामिका अमर। वो कैसी हैं? बोले सर बिल्कुल निराली है। कैसी है? किसने सुना है? मेरठ से है कोई? अनामिका अमर जी का नाम आपने सुना होगा। और बोले सर वो तो निराली हैं। तो ये अनामिका जो रचना होगी वो किसकी होगी? निराला की होगी कि जयशंकर प्रसाद की होगी? बोले सर जयशंकर प्रसाद की होगी। ठीक है, याद रखना। 1923 परिमल, ये भी किसकी है? परिमल किसकी है? निराला जी की। गीतिका निराला जी की, क्योंकि गीत भी निराले होते हैं, मन को प्रसन्न कर देते हैं, आनंद आ जाता है कोई अच्छा सा गीत गा ले, सुन ले तो। 1936 तुलसीदास 1938। और बोले सर तुलसीदास भी निराले कवि हैं? तुलसीदास भी निराले ही कवि हैं। कुकुरमुत्ता, अरिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, जब हम इनकी पूरी क्रमबद्ध रचना याद करवाएंगे तो आपको याद हो जाएंगी, एक भी नहीं भूलोगे। निराला जी परिमल में गीत भी है और मुक्तक छंद भी, मधुर भावों से अनुप्राणित प्रणय गीत भी है। गीतिका मुख्यतः श्रृंगारिक रचना मानी जाती है दोस्तों। इनकी अत्यधिक समर्थ काव्य रचना राम की शक्ति पूजा और शोक गीत सरोज स्मृति है ना। पंचवटी प्रसंग काव्य की रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने की। और पंचवटी नाम की एक रचना मैथिली शरण गुप्त की भी है ना। पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की भी है, ये चीज भी याद रखना। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है? और ये पंचवटी प्रसंग काव्य अगर देता है तो ये निराला जी। और पंचवटी एक रचना मैथिली शरण गुप्त की भी है। और मैथिली शरण गुप्त के दो उपनाम याद रख लेना, मैं हमेशा आपको बताऊंगा तो आपको याद हो जाएगा। इनका एक उपनाम था मधुप, जो पीजीटी एग्जाम में पूछा गया था। और इनका एक उपनाम था दद्दा, है ना, क्या उनका? गुप्त जी का। और इन्हें राष्ट्र कवि कहा था किसने? महात्मा गांधी ने। और पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता है तो कौन है? निराला। पंचवटी प्रसंग काव्य के कौन है? निराला। और पंचवटी के कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, इनको याद रखेंगे। अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? तो आपने अभी बताया था कि सर अनामिका अमर तो क्या है? निराली हैं। तो ये अनामिका अब नहीं भूलना। अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? तो ये किनके द्वारा रचित है? निराला यानी बी नंबर। निराला इनकी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अब कभी नहीं भूलोगे, मुझे पूरा विश्वास है। परिमल किस कवि की रचना है? ऐसा भी क्वेश्चन आता है, परिमल
किस कवि की रचना है, और मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और यहां पर आपका फिर सही हो जाएगा क्या, निराला। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ लिया और आपके 45 मिनट जो होते हैं वो आज के कंप्लीट हो गए साथियों। ठीक है, और दोस्तों कल अपन पढ़ेंगे एक घटना चक्र की बुक, जो भी खरीदना हो वो घटना चक्र की बुक है, आप लोग खरीद सकते हैं, बढ़िया बुक है, ओल्ड पेपर इसमें बहुत अच्छे से आपके पीजीटी टीजीटी के दिए हैं, और हमारा काम है आपको याद करवाना, सो हम याद तो आपको करवा के ही रहेंगे, है ना। आपको सिर्फ क्या करना है, क्लास अटेंड करना है दोस्तों। पढ़ना है तो आप पुस्तक से भी पढ़ सकते हो, लेकिन वो याद नहीं हो पाएगा। अब जब आप 10 पेज पढ़ोगे तो शायद ही आपको एक आध दो टॉपिक याद हो पाएगा, लेकिन इस क्लास में जितना पढ़ोगे उसका आपको 50% तो याद होकर ही जाएगा, है ना। तो मोहम्मद शाहिद अली, अंजना जी, तेजा भाई, सरोज जी, अंजू जी, महिमा जी, सभी को धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और प्ले स्टोर से सेल्फ स्टडी क्लासेस सर्च करें और ऐप डाउनलोड करें। ठीक है, ऑनलाइन कोर्स वहां पर मैंने लॉन्च कर दिया है आपके लिए दोस्तों। बहुत सारी क्लासें होती हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला कि सर इतना कम आपने प्राइस क्यों रखा। मैंने कहा कि हमारी क्लास में लोकतंत्र चलता है, और जो बच्चों ने बोला कि सर इतनी प्राइस कम से कम 1000-1200 के आसपास रखें, तो उतनी ही प्राइस मैंने रख दी है ना। तो आप खरीदो और आपको अच्छे से अच्छी चीजें, एक से एक चीजें आपको लाई जाएंगी, आपको याद करवाई जाएंगी, है ना। तो जो भी साथी लेना चाहते वो कोर्स लें, जहां पर आपको दोस्तों विस्तृत अध्ययन भी करवाया जाएगा नोट्स के आधार पर, जहां पर आपको ट्रिकी वीडियो भी मिलेंगे, जहां पर आपको विस्तृत अध्ययन के नोट्स भी मिलेंगे, जहां पर आपको ट्रिकी वीडियो के नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, और साथियों दोस्तों ट्रिकी वीडियो से मस्ती से पढ़ें, है ना। और शुरुआत से हमने बिल्कुल एकदम शुरुआत की है वहां पर, और शुरुआत से पढ़ना है। ठीक है, आपको प्ले स्टोर से सेल्फ स्टडी क्लासेस, यूट्यूब सेल्फ स्टडी क्लासेस सर्च करना है, और वहां पर ऐप खुल जाएगा। ऐप खुलेगा जहां पर आपको नंबर डाल करके आपको वहां पर क्या करना है, ऐड हो जाना है, और फिर स्टोर पर क्लिक करेंगे। स्टोर पर, बैच पर नहीं करना, स्टोर पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पूरा कोर्स मिल जाएगा। साथ ही डेमो क्लास भी वहां पर मिल जाएंगी, किस प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाए। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। यहां पर अंकेश पाल जी, संदीप जी, अर्चना जी, अंजू जोशी, और पीबाई, पीजीटी, प्रवीण जी, और नफीसा जी, पुष्पा जी, सभी लोग करते रहे तैयारी। उर्मा वर्मा, आरती, राजेश जी, और रोमा जी, है ना, सानू जी, और रोहन जी। ठीक है, सानू जी धन्यवाद, और माधव, दीपक जी, आदर्श जी, माधव सेन, मिनी पांडे, तेजा भाई, है ना, सरोज निगम, केमिस्ट्री गुरु जी, बहुत बढ़िया साथियों। आप लोग पढ़ते रहे इसी प्रकार से। हरिओम उपाध्याय जी, दीपक जी, और अपने मित्रों तक शेयर करते रहें। सभी का दायित्व है कि अपने मित्रों को ये शेयर करें, सभी लोग पढ़ें, मेरा तो यही उद्देश्य है। अशोक, केपीएस, कौन, संदीप जी, दिव्या, सानू, एसएम तिवारी, मंजू जी, आरती सिंह जी, ठीक है, और भाग्यश्री, अनीता गौर, गोरा जी, राजेश जी, उमा जी, ब्रजेश, पूजा जी, कविता जी, सभी लोग डाउनलोड करें सेल्फ स्टडी क्लासेस। अभी जाके ऐप डाउनलोड कर लें दोस्तों। स्नेहा बानखेड़े, है ना, श्वेता जी, पूनम नगेदार, धीरेन्द्र जी, मिनी पांडे, दुर्गेश जी, दीपक, अनिल जी, दिव्या जी, गरिमा, खुरेशी जी, माधव जी, और रबिता, अनिल जी, हरीश जी, पीहू, तेजा जी, माधव जी, सभी को धन्यवाद दोस्तों। लगता है कि पूरे लोगों का नाम ले लूं एक साथ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं। निशा जी, रोहन, मंजू बाला, दुर्गेश जी, है ना, कविता कुमारी, और आरती जी, संदीप जी, सोनू, दीपक, अंकेश जी। नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप की लिंक दी है, तो सभी लोग अपने अपने ग्रुप में भी जुड़ जाएंगे, है ना। टीजीटी पीजीटी वाले ग्रुप में जुड़ जाएंगे। गोविंद जी, दीपक, कल्पना, कृष्णा, प्रवीण, मिनी जी, दिव्या जी, विनोद जी, शिवा सोलंकी, दीक्षा जी, जहां पर टेलीग्राम ग्रुप में रवि सर टेस्ट भी करवाते हैं, है ना, तो उस टेस्ट सीरीज में भी आप जुड़ सकते हैं। एसएम तिवारी बिल्कुल फ्री है टेस्ट सीरीज टेलीग्राम में। ममता एमसी, गणेश जी, रबिता रावत, एसएम तिवारी, है ना, देवांशी जी, प्रदीप, विनोद कुमार जी, वीरेंद्र जी, भवानी, ब्लॉगर किंग, है ना, पुष्पा, कल्पना, संतोष जी, सभी को धन्यवाद दोस्तों। मैं चाहता हूं कि अपनी जो क्लास हो वो बिल्कुल निरंतर चले, बीच में मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता ताकि किसी को डिस्टर्ब ना हो, है ना। ललित मोहन जी, ठीक है, आप ऐप डाउनलोड करेंगे, फिर स्टोर पर क्लिक करेंगे। स्टोर पर क्लिक करना है, बैच पर क्लिक नहीं करना, स्टोर पे, उसी के बाजू में स्टोर लिखा होगा, तो स्टोर पर क्लिक करें, आपको कोर्स दिखाई देगा, डेमो क्लास आपको दिखाई देगा, आरती सिंह, है ना, पंकज जी, और वहां पर एक वीडियो आपको मिलेगा कि कैसे आपको कोर्स को लेना है,
कि नहीं लेना है, वहां पर आपको पूरा बताया जाएगा। दारसू जी, और ये 1500 का कोर्स वहां पर दिख रहा होगा, वहां पर एक कूपन कोड दिया है, 300 रुपया ऑफ हो जाएंगे, वहां पर 20% ऑफ हो जाएगा। तो ये कोर्स कितने का मिलेगा आपको? 1200 का दिखने लगेगा, फिर आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। और सानू सिंह जी, पुस्तक आप ले सकते हैं, अभी ये घटना चक्र को आप पढ़ लें, बहुत ही बढ़िया बुक है। बाकी आपको अगर लेना ही है तो आप सरस्वती पांडे की ले सकते हैं, हिंदी साहित्य की, ठीक है। कुरैशी जी, अंकेश पाल, कमलेश, पंकज, अंजू जोशी, दीक्षा यादव जी, सभी को दोस्तों धन्यवाद। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं और करते हैं मिलकर के तैयारी। पीजीटी, टीजीटी एग्जाम को निकालना है जरूरी, ठीक।